मैं ऋषि कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आज इस विशेष चर्चा में, जहां पे हम बात करेंगे अभी फिलहाल 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके एग्जिट पोल के बारे में। उसका पूरा डिटेल विश्लेषण हम आज करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति है भारतीय राजनीति में। चलिए तो हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को। सबसे पहले मैं बात करूंगा तेलंगाना, जो फिलहाल अभी वहां पे चुनाव संपन्न हुआ है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो टीआरएस है, जिसको हम लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति कहते हैं, अब उसका नाम बदल गया है, अब भारत राष्ट्र समिति है, बीआरएस जिसको लीड करते हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव। आप सभी को पता है के चंद्रशेखर राव जो उस पार्टी को लीड कर रहे हैं तेलंगाना में, और उन्होंने अभियान चलाई थी, अलग तेलंगाना राज्य की मांग भी की थी। खैर, अब बात करते हैं कि टीआरएस को यहां पे लगभग 40 से 45 सीटें मिलने की उम्मीद है और वहीं पे तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि तेलंगाना में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस लगभग 60 से 65 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे बात करें तो बीजेपी को 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है यहां पे, और अन्य दलों जो इंपॉर्टेंट है वो एआईएमएम को यहां पे वही जितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है उतनी सीटें ही यहां पे एआईएम को भी मिल रही है। तो तेलंगाना में जिस तरीके से पिक्चर भी आ रही है, साफ हो रहा है पिक्चर, उस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है तेलंगाना में। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो दिख रहा है वो राहुल गांधी का इंपैक्ट दिख रहा है, क्योंकि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जो पूरे देश की यात्रा की थी और जिस तरीके से कांग्रेस ने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, इस तरीके से लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया है। और अब तेलंगाना में अगर कांग्रेस रिटर्न होती है, कांग्रेस अगर वापस आती है, तो वहां पे के चंद्रशेखर राव को बैकफुट पे जाना होगा और इसका असर आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, यही तेलंगाना है, तेलंगाना के इलेक्शन के पहले आपको पता है मोदी जी और आपके के चंद्रशेखर राव दोनों के बीच में पैक्ट कराने की कोशिश की गई थी। दोनों साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जहां पे केसीआर ने जब पूरा एनालिसिस किया तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं अगर बीजेपी के साथ जाता हूं तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अब जैसा स्थिति बन रहा है कि अगर के चंद्रशेखर राव अगर बीजेपी का भी साथ लेते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं है। तेलंगाना में जो मैजिक नंबर चाहिए वो 60 है। सरकार बनाने के लिए आपको 60 सीटें चाहिए, क्योंकि पूरे विधानसभा की सीटें वहां पे 119 है। अब 60 सीटों के आसपास अगर मैं जोड़ दूं 45 सीटें अगर मैं बीआरएस का, और अगर 5 सीटें मैं बीजेपी का जोड़ दूं, तो बीजेपी और बीआरएस मिलकर 50 के आसपास ही पहुंच रहे हैं, जो मैजिक नंबर से 10 सीटें कम पड़ रही है। अब ये 10 सीटें कहां से आएंगी, क्योंकि अन्य के खातों में मुश्किल से 2-4 सीटें हैं, और एआईएमएम जो आपकी एआईएमएम पार्टी है वो तो कभी इनको बीजेपी को कभी वो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो इसीलिए जो पिक्चर साफ हो रही है उससे लग रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस इज रिटर्निंग बैक। तेलंगाना के बाद मैं बात कर लूं आपको छत्तीसगढ़, जो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहां पे कुल सीटों की संख्या जो है वो 90 है, और अगर आपको सरकार बनानी है तो 46 सीटें आपके पक्ष में आनी चाहिए। अब यहां पे जो तस्वीर निकल के आ रही है, यहां पे भी कांग्रेस बहुत आगे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी से, और भूपेश बघेल पिछले 3 बार से सीएम है। अगर वो इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता का वोट अपने पक्ष में कर पाए हैं तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस में एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में उभरेंगे जो 4थी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और ये कद उनका बहुत बड़ा बनाता है कांग्रेस पार्टी में। यहां पे जो तस्वीर आ रही है लगभग, वो कांग्रेस को यहां पे लगभग 50 सीटों के आसपास मिलने की उम्मीद है, जिससे कि कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी यानी कि 46 सीटों से बहुत आगे निकल रही है। वहीं पे बीजेपी को यहां पे लगभग 30 से 35 सीटों का अनुमान है। 30 से 35 सीट
बीजेपी यहां पे लेके जाएगी। जो एग्जिट पोल में सभी जगह से निकल के आ रहा है, जो एग्जिट पोल, उस हिसाब से बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिलेंगी। वहीं पे बहुजन समाजवादी पार्टी जो यहां पे इलेक्शन लड़ रही है, उसके खाते में एक भी सीटें नहीं जाती हुई दिख रही है, जबकि अन्य के खातों में 0 से 5 सीटें, लगभग 0 से 5 सीटें अन्य के खातों में जा सकती है। अब इस तरीके से छत्तीसगढ़ भी अगर कांग्रेस बाजी मार लेती है तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ को बचा पाती है तो यह मान के चलना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता पे भूपेश बघेल का जादू चल रहा है। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश का, जो काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। और यहां पे शिवराज चौहान ने बहुत दिनों तक सर्विस दी है और बहुत दिनों तक जनता की सेवा की है, और लगभग 15 से 20 सालों से वो मध्य प्रदेश की राजनीति के मुख्य धुरी रहे हैं। और अगर मध्य प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है तो निश्चित रूप से जो शिवराज चौहान की है मैजिक आप कहें कि चल गया है यहां पे। लेकिन तस्वीर कुछ ये निकल के आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और मेजोरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको 116 सीटें आपके पक्ष में चाहिए। और यहां पे जो अभी सभी का जो एग्जिट पोल निकल के आ रहा है उसका अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो यहां पे कांग्रेस को 110 से लेकर 125 सीटें मिलने की अनुमान है, और वहीं पे बीजेपी यहां पे थोड़ी बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट में दिख रही है, और बीजेपी को भी 105 से 115 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी कि लगभग बीजेपी भी लगभग मेजोरिटी के नजदीक जा रही है और कांग्रेस भी मेजोरिटी के नजदीक जा रही है। और जिस तरीके से कमलनाथ का कैंपेन रहा है और राहुल गांधी का कैंपेन रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर वहां पे कमलनाथ जी ने अगर ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उसी का असर ये देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस 120 के आसपास पहुंच पा रही है। अगर कांग्रेस 120 सीटें जीत पाती है यहां पे, तो ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश जो एक बड़ा बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है और जो लोकसभा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश अगर बीजेपी के हाथ से गई तो लोकसभा में इसका निश्चित रूप से एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर कमलनाथ वहां के सीएम होते हैं तो एक और मैसेज जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिनको लेकर राहुल गांधी जी ने बयान भी दिया है, और आप सुनेंगे इस वीडियो में कि राहुल गांधी जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या बयान दिया। यह विचारधारा की लड़ाई, क्लियर कट, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया, और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इमेज दांव पे लगा हुआ है, और वहीं पे मामा शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी इमेज इस बार बहुत ही दांव पे है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही हावी था इस बार एमपी के विधानसभा चुनाव में। अब देखना है कि क्या शिवराज चौहान जो वोट ईवीएम में बंद है उसको किस तरीके से अपने फेवर में कर पाते हैं। वो क्या वो वास्तव में, ये तो एग्जिट पोल है, वास्तव में देखना है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि सबसे क्लोज, सबसे नजदीक का जो लड़ाई है वो एमपी में ही है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 19-20 का फासला है, और दोनों ही सरकार बनाने के नजदीक दिख रही है। अब देखना है कि बाजी किसके पक्ष में जाता है। चलिए, अब इसके बाद मैं बात करूंगा सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं
और आपको सरकार बनाने के लिए 100 सीटें आपके पक्ष में चाहिए। राजस्थान में जो पिक्चर बन के आ रही है, यहां पे कांग्रेस लगभग आगे निकलती हुई दिख रही है बीजेपी से, और बीजेपी राजस्थान में पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस के मुकाबले। फिर से अशोक गहलोत सीएम बनने के बहुत नजदीक दिख रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में यहां पे 115 से 20 सीटें जाती हुई दिख रही है, जो कि क्लियर मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत के बहुत आगे है। वहीं पे बीजेपी को 80 से 85 सीटें मिलने की उम्मीद है राजस्थान में। तो इस तरीके से राजस्थान का भी पिक्चर लगभग क्या है, क्लियर है, और कांग्रेस यहां पे भी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और कांग्रेस ने अपने सीएम का चेहरा, अपने अशोक गहलोत का चेहरा आगे करके थोड़ा बहुत फायदा यहां पे लिया है। और जो कमी दिखी वहां पे बीजेपी में, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से सीएम कैंडिडेट को रिप्रेजेंट नहीं किया, और ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत बीजेपी को बहुत ही नजदीक से घेरा है। साथ ही साथ जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो मतभेद था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छे से सुलझाया, और यह एक फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में कि दोबारा अगर सरकार वहां पे बनती है कांग्रेस की, तो यह भी एक तरीके से कहें कि पीछे का रिकॉर्ड भी टूटेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से या पिछले कई बार ऐसा होता आया है राजस्थान में, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी। लेकिन इस बार अगर फिर से अशोक गहलोत अगर राजस्थान के सीएम बनते हैं, तो कांग्रेस के लिए यह बड़ी ही उपलब्धि की बात होगी। इसके बाद एक छोटे राज्य मिजोरम की बात कर लेते हैं। इसका भी रिजल्ट 3 दिसंबर को आना है। मिजोरम में इसके पहले एमएनएफ पार्टी की सरकार थी, जिनके खाते में 26 सीटें गई थी, और मिजोरम में 40 पूरे सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए आपको 21 सीटें आपके पक्ष में चाहिए। इसके पहले में एमएनएफ पार्टी की सरकार थी, जिसके खाते में 26 सीटें थी। अब इस बार की स्थिति ऐसी है कि इस बार भी एमएनएफ को थोड़ा बहुत नुकसान होने की उम्मीद है, और उसे 18 से 20 सीटें दिखाई गई है। और वहीं पे जो जेडपीएम है, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है मिजोरम में, उसको 12 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें एमएनएफ को अगर सपोर्ट करती है, तो दोबारा इस बार एमएनएफ की सरकार वहां पे मिजोरम में वापस आ सकती है। अब बीजेपी को यहां पे 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, और बीजेपी यहां पे पहले से ही बैकफुट पे है, और बीजेपी को कुछ ज्यादा यहां पे एडवांटेज मिलता हुआ नहीं दिख रहा। जैसा कि एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है कि यहां पे अगर एमएनएफ और अगर कांग्रेस एक साथ आती है, तो मिजोरम में फिर से एक बार एमएनएफ की सरकार हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह, अहम बात यह है सोचना कि पूरे देश के इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में मुख्य चेहरा मोदी जी रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा राहुल गांधी रहे हैं। अब बात आती है कि जैसा हम सभी जोड़कर देख 2024 के इलेक्शन का जो पीएम कैंडिडेट है, मुख्य रूप से वो राहुल गांधी होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे। वैसे इन 5 राज्यों को अगर आप जोड़ लें, तो इस पूरे 5 राज्य में जिस तरीके की परफॉर्मेंस कांग्रेस की है, अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर वो बरकरार रखता है आगे 3-4 महीने, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी अगर वो जनता के मूड को अपने पक्ष में करने में कामयाब होते हैं, तो पक्का इस बार बीजेपी को नुकसान होना है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जब 2014 में चुनाव जीत कर आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं आपको बता दूं, अभी पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं, उनमें से इस इलेक्शन को अगर आप मिला देंगे, तो इसके बाद जो बीजेपी है वो अपने दम पे बहुत ही कम राज्यों में बचेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से बैकफुट पे दिख रही है। और अगर इस तरीके की स्थिति अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक रहा, तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी को मैजिक नंबर जो 272 का जो मैजिक नंबर है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यह स्थिति अगर लोकसभा में अगर रहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और कांग्रेस फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा के इलेक्शन में आएगी। चलिए,
2024 के इलेक्शन का ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है और सारी पार्टियां बिजी हो गई है, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कल अनाउंस किया है जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके अंतर्गत उन्होंने अगले 5 साल तक गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को 5 केजी राशन उन्होंने फ्री कर दिया है और इसका फायदा लगभग 20 करोड़ परिवारों को मिलेगा अगले 5 साल तक, 2024 से लेकर 2029 तक। अब ये सारे जिस तरीके से ये सारे योजनाएं, जिस तरीके से योजनाओं को जनता के सामने रखी जा रही है, कितना फायदेमंद होगा ये तो 2024 का इलेक्शन में देखेंगे। एक और बात है, एक सबसे अहम सवाल था जिसके ऊपर बीजेपी बैकफुट पे आई, वो था आपको ओल्ड पेंशन स्कीम। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम ही था और ओल्ड पेंशन स्कीम पे आपको पता है बीजेपी बैकफुट पे दिखी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो। इन सारे जगहों पे बीजेपी न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर वो बिखरती हुई नजर आई और जो कांग्रेस है उसने जिस मजबूती के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात किया उसने एक तरीके से कांग्रेस को फायदा दिया है और जिसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव में। चलिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। 3 दिसंबर को मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा और देखेंगे कि पूरी तस्वीर कैसी है। 3 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है 2024 के इलेक्शन के पहले। वो 3 दिसंबर रोड मैप तैयार करेगा, एक रास्ता दिखाएगा, एक दिशा निर्देश होगा कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, जिसके ऊपर दोनों पार्टियां मंथन करेगी और यह विचार करेगी कि 2024 का इलेक्शन किस तरीके से वोटरों को और सीटों को अपने पक्ष में किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं ऋषि कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।